कोई भी निवेशक है उसके लिए विकल्प जितने हैं उसकी कोई कमी नहीं है। अगर आप ये कहिएगा कि सिर्फ एफडी पे स्टिक कर जाएं या म्यूचुअल फंड में स्टिक कर जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप किसी बैंक में एफडी करें तो आप बैंक का भी परफॉर्मेंस देखें कि आप किस बैंक में एफडी कर रहे हैं। रिटायर व्यक्ति के लिए, जो आदमी रिटायर हो चुका है, उसके लिए क्या बेहतर है इन तीनों में से? देखिए, रिटायरमेंट होने के बाद हो सकता है कि पर्सन के पास एक बहुत बड़ा चंक रहता है, तो उनको लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट वो है कि रिस्क एपेटाइट बहुत कम रहता है। एक हमारे दर्शक हैं पुणे से, शिवम पांडे, उन्होंने एक सवाल पूछा है हमसे कि क्या भारत में रहकर यूएस या यूके स्टॉक्स में निवेश संभव है? अगर हाँ तो कैसे? यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचना के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। पिछला रिटर्न भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता। इस विषय में बताए गए उदाहरण केवल समझाने के लिए हैं। जब शोर बहुत हो तब सच पहचानना मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ भावनाएं नहीं, पैसा बोलता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार पर खास कार्यक्रम जिसका नाम है पैसा बोलता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इस एपिसोड में हम किसी खास मेहमान से आपको मिलवाएंगे। ये वो मेहमान होंगी जो एक भारत के एक बहुत बड़े बैंक की एक वो बहुत बड़ी मैनेजर पोस्ट पर बैठी हुई है और इनको 12, 13, 14 साल का अनुभव है बैंकिंग सर्विस में। जैसा हमने आपको पहले बताया था, आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड है और इनविट है, इन तीनों में से सबसे बेहतर आपके लिए क्या होगा। तो हम ये जानेंगे। जो बैंक मैनेजर है, इनका नाम है मिसेज नीलम शर्मा। तो इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। तो मैडम नीलम शर्मा जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है पैसा बोलता है में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए अगर कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर पाई और किसी की लाइफ में फाइनेंशियल चीजों को लेके कोई वैल्यू एडिशन कर पाई, तो ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल जो आमतौर पर हमारे निवेशकों में होता है, उनके दिमाग में एक बात आती है कि सबसे ज्यादा विकल्प जो है वो किसमें है। क्योंकि मुख्य रूप से तो अभी तक जो आमतौर पर जो लोग देखते हैं वो दो तरह का इन्वेस्टमेंट देखते हैं। एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और एक होता है म्यूचुअल फंड। आजकल कुछ और भी आ गया है, ठीक है। तो ये सब जो है, इनमें ज्यादा विकल्प किसमें है कि आदमी चूज कर सके कि अगर मैं एफडी कर रहा हूं तो मुझमें इसमें जो है वो 10 विकल्प है चूज करने के लिए। म्यूचुअल फंड में जा रहा हूं तो उसमें 10 विकल्प है। इन सब में सबसे ज्यादा विकल्प किसमें और बेहतर कौन सा है? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगी, अगर कोई भी निवेशक है उसके लिए विकल्प जितने हैं उसकी कोई कमी नहीं है। अगर आप ये कहिएगा कि सिर्फ एफडी पे स्टिक कर जाएं या म्यूचुअल फंड में स्टिक कर जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विकल्प बहुत सारे हैं। वो डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टर है वो किस तरह के रिटर्न्स चाह रहा है। अगर मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, उसको ये है कि मुझे बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना है, तो वो इन्वेस्टर सबसे पहले चाहेगा ठीक है मैं फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट वाले वे में जाऊं। उसमें क्या है, हमारे जितने भी आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड बैंक्स हैं, इवन पोस्ट ऑफिस है, उसमें वो अपना फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसपे वहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनसे इकरार किया जाएगा वो उनको उसके मैच्योरिटी वैल्यू पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी मतलब रिस्क शामिल नहीं है, बहुत सेफ एंड सिक्योर है। फिर उसके बाद एक कैटेगरी आती है कि ठीक है, अब उस पैसे में वो संतुष्ट नहीं है तो कोई और विकल्प ढूंढ ले। तो आज ये एक नए जनरेशन का कह लीजिए एक नया विकल्प है जिसमें म्यूचुअल फंड और एसआईपी दोनों शामिल हैं। उन दोनों पर फोकस आ गया है। म्यूचुअल फंड में क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक थोड़ा सा पैसे का चंक है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और विद द कैप ऑफ अ टाइम लिमिट। मतलब आपको 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप उसको म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए और जैसे जैसे मार्केट ग्रो कर रहा है, शेयर वैल्यूज जिसमें वो इन्वेस्टेड है उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। साइमल्टेनियसली अगर मान लीजिए आपके पास कोई चंक ही नहीं है, एक सर्विस क्लास पर्सन है जिसकी एक छोटी सी सैलरी है और उसको एक बचत स्टार्ट करनी है, तो वो एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू एक 2000 की एसआईपी या 5000 की एसआईपी से शुरू कर सकता है। 4 या 5 साल के लिए इन्वेस्ट करे या लंबे टाइम के लिए करे और एक अच्छा रिटर्न उससे ले सकता है। यहीं पर ही स्टॉप नहीं हो जाता।
एक इस तरह के भी इन्वेस्टर्स हैं जो डायरेक्ट शेयर मार्केट में डील करना चाहते हैं, शेयर्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। और शेयर में इन्वेस्ट में क्या है, आपको जिन कंपनीज के शेयर लेने हैं पहले उसकी डिटेलिंग जाननी पड़ती है, उसका परफॉर्मेंस जानना पड़ता है, और फिर उसके शेयर्स में आप इन्वेस्ट करिए। और विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी वो ऑटोमेटिकली शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा और उसी के साथ साथ आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करेगा। अच्छा, तो सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, शेयर में तो रिस्क बहुत है बाकी सबके बनिस्बत। देखिए सर, आप जो ये कह रहे हैं रिस्क फैक्टर उसमें है, बट देखिए शेयर की भी बहुत सारी कैटेगरी है। अगर आप कहिएगा जो फर्स्ट 100 लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स अगर आप लीजिएगा तो रिस्क फैक्टर बहुत कम है। 100 टू 250 जाइएगा जिनका रैंकिंग आ रहा है उसमें थोड़ा सा रिस्क शामिल है, और 250 से अब जिनका रैंकिंग जा रहा है उसमें और भी ज्यादा रिस्क शामिल है। अप टू 100 जो है वो उसकी कीमत भी ज्यादा होगी। एग्जैक्टली, वो ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स हैं, उनकी कीमत तो थोड़ी ज्यादा है, बट उनका जो अप ग्रोइंग ग्राफ है वो भी स्लो है। ऐसे नहीं है कि एकदम मोमेंटली बहुत ज्यादा बढ़े, ठीक है। तो उसमें क्या है, रिटर्न अच्छा है बट वैसा नहीं कि बहुत हाई लेवल पे चले गया, बट वो क्या है, वो शेयर्स खरीद के लोगों ने रखे अपने पास और विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करते हुए देखा। अच्छा, म्यूचुअल फंड में क्या साइमल्टेनियसली इसमें एक और चीज भी मैं शामिल करना चाहूंगी, ये इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, इसी के साथ आप मेटल्स में भी आ सकते हैं। लोग गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन अवेलेबल विद द पीपल। अभी तो वैसे कुछ सलाहकार जो न्यूज में मैं पढ़ रहा था वो कह रहे थे गोल्ड को छोड़कर सिल्वर में आप इन्वेस्ट कीजिए, अभी सिल्वर बहुत हाई प्राइस में चला गया है। सर एग्जैक्टली। और आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सब भी एक बिजनेस स्ट्रेटजी है कि जहां 1 लाख रुपये किलो का रेट था गोल्ड का, कल परसों मैंने सुना कि वो 3 लाख रुपये हो गया, चांदी का 3 लाख रुपया किलो हो गया। ये स्ट्रेटजी नहीं था कि भाई ले लो इसको बोल के और फिर रेट हाई करवा दिया इसका। नहीं, ऐसा देखिए वो मार्केट का सिनेरियो इसी तरीके से चलता है और वो 3 लाख पे रुकने भी नहीं वाला है। अभी तो प्रेडिक्शंस ये हैं कि आगे आने वाले 1 साल में क्या पता 5 लाख से पार हो जाए। चांदी की बात कर रहे हैं, और वो जो सोना अभी 160 पे जो दिख रहा है, क्या पता वो 2 लाख के पार चले जाए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड में? देखिए म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड ये नहीं है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए है। क्या होता है, म्यूचुअल फंड में ही आगे कैटेगरीज है। SIP इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद म्यूचुअल फंड, ओके, ठीक है। और म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है आगे, इसको कहते हैं एक लार्ज कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है और एक स्मॉल कैप है। और यही वही कंपनीज के शेयर्स के बेसिस पे ही इनको डिफाइन किया। लार्ज कैप में वही हो गया जो 100 रैंक तक आ रही है, और मिड कैप में वो आ गया 100 टू 2, हाँ, और रेस्ट हो गया उसके बाद वाला। तो यही है म्यूचुअल फंड की कैटेगरी और SIP है, दोनों एक ही चीज, एक ही तरीके से ही इन्वेस्ट हो रहा है। बट ये है कि म्यूचुअल फंड लमसम तरीके से हो रहा है, एक चंक है उसको लगा दिया, और SIP क्या है, थोड़ा करके आपने इकट्ठा कर दिया। फायदा किसमें है निवेशक को, लॉन्ग टर्म में? म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में या शॉर्ट टर्म में? शॉर्ट टर्म में आपको नहीं देगा वो फायदा, ठीक है। मिनिमम कितने साल चाहिए? आपको पेशेंटली अगर आपने इन्वेस्ट किया है 3 to 4 ईयर में आपको ऐसा दिखाई देगा कि हाँ आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका हेल्दी रिटर्न आपको मिल रहा है। अदरवाइज अगर इम्पेशेंट होके आप स्टार्टिंग में देखिएगा, आपने लगाया पैसा, हो सकता है कि आपने स्मॉल कैप में लगाया हो या मिड कैप में लगाया हो, वो हाइब्रिड में रहता है कि रिस्कियर में भी है, तो पता चले आपने 1 लाख लगाया था, 1 साल खत्म हुआ तो आपको दिख रहा है वो 80,000 पे है। तो उस सिचुएशन से स्केरी नहीं होना है, बट आपको पेशेंटली थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 3 और 4 इयर्स के बाद आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर पहले निकालना हो तो उसमें नुकसान कितना हो सकता है? नुकसान नहीं, देखिए वो मार्केट में उस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रहा है उस पर बहुत डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड में बता रहे हैं तो बैंकिंग का उसमें कोई रिलेशन नहीं है, बैंकिंग के फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अच्छा, ओके, ठीक है। अब ये आजकल जो है एक इनविट की बहुत चर्चा चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या चीज है, थोड़ा हमारे दर्शकों को इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप बता दें तो। बिल्कुल। देखिए इनविट क्या है, ये अभी हमारे कंट्री में बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं। जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद उससे कुछ पैसे का कलेक्शन स्टार्ट होता है, और उसका ये होता है कि उसमें अगर 20,000 करोड़ लगे तो एक लंबे टाइम के बाद वो होगा कि इतना चंक हम इकट्ठा कर पाए। तो अभी क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस तरह का प्रावधान आया है कि मान लीजिए कोई रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है, उस पर आपने एक टोल बना दिया है, तो आपने क्या है एक पूल इकट्ठा करने का डिसाइड किया है कि हम सब लोगों से एक पूल इकट्ठा कर लेंगे, और उस पूल जो इकट्ठा हुआ है उसके एवज में उनको डिविडेंड
और रिटर्न की फॉर्म में उनको वापस कर दिया जाएगा। लाइक उसका परफॉर्मेंस जो आ रहा है उसमें वो अपने खर्चे रख लेंगे अपने पास, और उसके बाद 90% के आसपास जिन्होंने उसमें पूल में पैसा दिया है उसको वो उन्हीं को ही निवेशकों को वापस कर दिया जाएगा। अच्छा, तो ये हमने सुना है कि जो इनविट में के थ्रू जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो टोटल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ही होते हैं, क्या ये सही है बात? देखिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो गवर्नमेंट की तरफ से ही आते हैं, कोई प्राइवेट प्लेयर तो कर रहे हैं, बट जैसे पावर ग्रिड का प्रोजेक्ट रहेगा वो गवर्नमेंट, NHAI के रहेंगे वो गवर्नमेंट का ही रहेगा, कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन वाला है वो गवर्नमेंट का एसोसिएशन रहता ही है। तो इसका स्टेट और सेंट्रल से कोई लेना देना नहीं है, बट है वो गवर्नमेंट का ही, गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए ही रहेगा। अच्छा, एक चीज बताएं कि अगर सुरक्षा, रिटर्न, लिक्विडिटी और जोखिम के पैमाने पर तुलना करें तो FD, म्यूचुअल फंड और इनविट तीनों में से कौन सा बेहतर हो सकता है एक साधारण निवेशक के लिए? देखिए अगर सुरक्षा की बात करेंगे तो FD से ज्यादा सुरक्षित तो कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे म्यूचुअल फंड और इनविट दोनों में रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। आप अगर बात करिएगा रिटर्न की तो रिटर्न में FD से बेहतर रिटर्न दोनों दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा आप एक और चीज बोले हैं लिक्विडिटी की टर्म्स में FD और रेकरिंग डिपॉजिट को डिसॉल्व करके अपने वॉलेट में लेना सबसे आसान है। तो लिक्विडिटी के टर्म्स में FD और RD को आप रख सकते हैं कि प्रायोरिटी पे। हाँ, म्यूचुअल फंड और इन सब चीजों का T+1 का टेट रहता है, सेम डे भी हो सकता है बट T+1 का टेट लेते हैं। तो वही हुआ कि अगर आपको अभी पैसा चाहिए तो नहीं आ पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, और लास्ट जो आपने बोला है एक और चीज, जोखिम को लेके FD में जोखिम कुछ भी शामिल नहीं है, फिक्स डिपॉजिट में। म्यूचुअल फंड और इनविट और शेयर्स ऑल आर रिस्क, उसमें रिस्क शामिल। जोखिम तो FD में भी है ना, अगर बैंक डूब गई तो 5 लाख ही मिलेंगे चाहे 5 करोड़ रुपए का FD हो। इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज वेरी वेरी स्ट्रांग। नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए कई बार निवेशक ये सोचते हैं कि इन सब में तो रिस्क है और FD में रिस्क नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये बताने का मकसद मेरा ये है कि जब भी आप किसी बैंक में FD करें तो आप बैंक का भी परफॉर्मेंस देखें कि आप किस बैंक में FD कर रहे हैं, कह सकते हैं। बट क्योंकि कई कोऑपरेटिव बैंक में भी लोग FD कर देते हैं। कोऑपरेटिव बैंक की हालत आप देख रहे हैं, अभी डूब गई है, कई बैंकें डूबी हुई हैं, है ना। तो ठीक है, बट स्टिल बैंक्स के केस में निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहता है। अच्छा, 10-15 हजार रुपया महीना कमाने वाला आदमी कहाँ से शुरुआत करे? देखिए सबसे बड़ा चैलेंज उनकी लाइफ कमाने नहीं, मतलब ये कह लीजिए कि बचत वाला मैं यही कह रही हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज तो उन्हीं के साथ ही है। तो उनका ये कह लीजिए आपको एक बकेट बनाना है, एक बकेट सजाना है। लाइक एक ही तरह का फ्रूट आप खाइएगा ना तो आपको सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, तो उसी तरीके से एक आपको फाइनेंशियल बकेट भी तैयार करना है। लाइक अगर 15,000 या 10,000 ले लीजिए, 10,000 है तो आपको 2,000 लिक्विड भी रखना पड़ेगा, ठीक है। आप उसको FD में इन्वेस्ट कर लीजिए, ठीक है। 2,000 की 2 आप SIP लगा लीजिए, ठीक है। 6,000 आपने ये कर लिया, 2,000 के आप शेयर्स भी खरीदिए, ठीक है। और जो 2,000 बचा उसमें जो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्ट में चले जाइए या और भी कोई मार्केट का कुछ भी आपको अंदाजा लग रहा है तो उसमें भी इन्वेस्ट करिए। तो एक अच्छा सा बकेट स्टार्ट करिए, एक अच्छा सा बकेट बनाइए जिससे आपको सब चीजों से थोड़ा फायदा मिले, एक तरफ जाने से फायदा। मतलब ये एक तरह से हो गया चेन मार्केटिंग की बात कि 5 में आपने इन्वेस्ट किया है तो अगर किसी एक में थोड़ा नुकसान भी हुआ तो दूसरे से फायदा आएगा, तो वो आपका बैलेंस करेगा वो आपको। बिल्कुल सही बात है। रिटायर व्यक्ति के लिए, जो आदमी रिटायर हो चुका है, उसके लिए क्या बेहतर है इन तीनों में से? देखिए रिटायरमेंट होने के बाद हो सकता है कि पर्सन के पास एक बहुत बड़ा चंक रहता है तो उनको लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट वो है कि रिस्क एपेटाइट बहुत कम रहता है कि जिंदगी देख ली है अब क्यों करना। तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट ही है। बट स्टिल ये रहता है कि ठीक है वो 50% अपना फिक्स डिपॉजिट में रख ले, 50% म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर ले। बट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए वो रिस्कियर में ना जाए, वो रिस्कियर में बिल्कुल ना जाए, वो लार्ज कैप या मिड कैप तक ही अपने आप को स्टॉप करें, रिस्कियर में ना। लेकिन फिर भी ये तो लॉन्ग टर्म की बात हो गई ना। म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में तो इतना फायदा होता नहीं है उसमें। लॉन्ग टर्म के लिए जो रिटायर आदमी है वो ऑलरेडी 60 के बाद ही रिटायर हुआ है, तो वो क्यों जाएगा उसमें? हाँ, ब्लू चिप में लगाइएगा, ब्लू चिप में लगाए तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। सही है। कोई भी जो यंग जनरेशन है, 30 साल का मान के चलिए, उसने अभी नौकरी शुरू की है या 2-4-5 साल पहले से नौकरी शुरू की है, उसके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है?
देखिए सर, इसका जवाब वही है, वो जो बकेट है, बकेट ही है वो, ठीक है, उसका वो बकेट जवाब। ही है, बट हाँ उसकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी ज्यादा रहेगी और उनको थोड़ा सा मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिस्क फैक्टर लेने का ज्यादा रखना भी होगा, तभी वो थोड़ा सा गेन भी कर पाएंगे। बट करना वो मिक्सअप ही पड़ेगा, ये नहीं कि एक चीज के पीछे भाग जाएं और फिर कहीं ऐसा हो कि बिल्कुल डाउनफॉल आ जाए। तो वही मिक्स बकेट ही उनको तैयार करना पड़ेगा। अगर आपको एक लाइन में बोलना हो, एफडी, म्यूचुअल फंड और इनविट में पैसा किस स्थिति में बोलता है, तो क्या कहेंगी आप? एफडी में पैसा बोलता है कि मैं इतना ही आऊंगा, म्यूचुअल फंड में बोलता है कि मैं थोड़ा तेज चलते हुए मैं दौड़ के भी आ सकता हूं, और इनविट में कहता है कि मैं वो जो सामने दिखाई दे रहा है उतना ही आऊंगा। लाइक तीनों में आप पैसे को डबल भी कर सकते हैं, पैसे को तिगुना भी कर सकते हैं, और पैसे को आप अपने हाथ में जकड़ के भी रख सकते हैं। ठीक है, ये पहली बार मैं शुरू कर रहा हूँ रैपिड फायर। क्या ये सच है कि टैक्स काटने के बाद कई बार एफडी का रिटर्न लगभग शून्य रह जाता है? लगभग शून्य रह जाता है, मतलब टैक्स ज्यादा कट जाता है उसमें? शून्य तो नहीं होगा, बट रिटर्न बहुत कम हो जाता है। रिटर्न कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा जोखिम क्या है जिसे विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट में नहीं बताया जाता है? धोखा देने वाली बात होती है इसमें। मार्केट फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग आपके पैसे के साथ कुछ भी हो सकता है। जब आदमी इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक जाता है तो बैंक वाला म्यूचुअल फंड के लिए ही क्यों बोलता है? आपको इन्वेस्टमेंट को ज्यादा बढ़ाने के लिए, कि अपने कमीशन को बढ़ाने के लिए? ऐसा नहीं है। ऐसा भी है, ऐसा भी है। इनविट में निवेश से पहले 2-3 जरूरी बातें कौन सी देखनी चाहिए? इनविट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि कितना पैसा आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा किस प्रोजेक्ट के लिए आप उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि सबका रिटर्न अलग अलग रहेगा। जैसे बिजली का अलग है, पावर ग्रिड का अलग रहेगा, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का अलग से रहेगा, टोल का अलग से रहेगा। फिक्स्ड डिपॉजिट किसके लिए बिल्कुल सही नहीं है? यंग जनरेशन के लोगों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट सही नहीं है। वही सेम आंसर कि बकेट में ही सजाना पड़ेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है, एक हमारे दर्शक हैं पुणे से, शिवम पांडे, उन्होंने एक सवाल पूछा है हमसे कि क्या भारत में रहकर यूएस या यूके स्टॉक्स में निवेश संभव है? अगर हाँ तो कैसे? बताएं मैडम। यूएस या फिर किसी भी कंट्री में निवेश करने के लिए हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, और या फिर किसी और कंट्री का निवेशक हमारे यहाँ पे निवेश करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। बस उसको ये है कि उसको करना कैसे है, वो तरीका हम लोगों को आना चाहिए। देयर आर सो मेनी ब्रोकरेज हाउस, आप उन ब्रोकरेज हाउस जो फॉरेन के साथ डील कर रहे हैं उनके साथ एसोसिएट होके आप कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे भी हम लोग बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस के साथ जुड़े रहते हैं, ग्रो के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है, जीरोधा है, बैंक के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ऐसे ही फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस भी हैं, आप उनके साथ एसोसिएट होके डायरेक्टली वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने आप से भी कर सकते हैं। बट थोड़ा सा ये है ना कि आपको भी सारा का सारा वो पूल थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, आपको सबसे पहले अपने पैसे की सिक्योरिटी पता होनी चाहिए कि मेरे को जो मैं रिटर्न चाहता हूँ वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, लाइक इंड मनी है, वेस्टेड है, तो आप थोड़ा सा रिसर्च करके उनके थ्रू जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गिफ्ट सिटी के थ्रू आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से करना है तो आपको उसमें डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। वहाँ के जो केवाईसी के आधार पे आपको ब्रोकरेज कंपनी है उसके आपको अपना ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना होगा, और उसके बाद आप उसके बाद कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शिवम जी का ये डाउट क्लियर हो गया होगा और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, भारत में रह के कहीं भी कर सकते हैं। तो मैडम नीलम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों का बहुत सारा डाउट क्लियर कर दिया। मुझे उम्मीद है कि दर्शक सारी बातें समझ गए होंगे, और कोई भी चीज की अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नीलम शर्मा जी ने ये जो 3 ऑप्शन है, एफडी, म्यूचुअल फंड और इनविट, तीनों की जो हकीकत है, तीनों की तस्वीर सामने रख दी है मैडम ने। अब जो है ये फैसला अब आपके हाथ में है, और कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले 2-3 बातें जरूर ध्यान में रखें कि आपको रिटर्न कब चाहिए, कितना चाहिए, और मार्केट का उतार चढ़ाव कितना झेल सकते हैं आप। अगर इन तीनों को आप अपने आप में देख लेंगे, पहले अपने से सवाल कर लेंगे ये बात, और अगर उस पर सटीक उतरते हैं तो ये मार्केट आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, चाहे आप 3 में से किसी भी
में आप इन्वेस्ट करें। बस एक मैं सब लोगों को एक चीज कहना चाहूंगी, जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोचते हैं तो आप दूसरे पे डिपेंडेंट कभी मत हो जाइए। अगर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है तो उसके आगे आपको उसका रिसर्च करना वो मस्ट है, तभी अपने पैसे को आप लगाइए। हाँ, हो सकता है आपको पहले बहुत अच्छे रिटर्न मिले हैं, बट अपने आप को भी साथ साथ एजुकेटेड करते चलिए, क्योंकि वही आपके पोर्टफोलियो और आपके पैसे को 3 गुना 4 गुना और कितने ही मल्टीफोल्ड्स में मल्टीप्लाई कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया सलाह है मैडम। तो दोस्तों, पैसा बोलता है, लेकिन पैसा बोलता तब है जब, जो मैडम ने अभी बताया, जब आप पूरी तरह से रिसर्च करेंगे, पूरा संतुष्ट हो जाएंगे और सही जगह पर जब पैसा लगाएंगे तो पैसा बोलेगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और आपको फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर किसी भी तरह की कोई बात हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो या जानना हो, तो आप हमें कमेंट करें। आप हमारे ईमेल आईडी पर gpnbihar@gmail.com पर भी आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं दोबारा मैडम से फिर कांटेक्ट करूंगा जानकारी लेकर, आपको मैं वो चीज बताऊंगा, जो भी डाउट है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, पैसा बोलता है कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है ये जीपीएन बिहार का, और हमारा अगला जो कार्यक्रम होगा पैसा बोलता है का, वो होगा एसआईपी पर, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पर। तो जरूर देखिएगा उसको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। याद रखिए, ना वादे ना नारे, आखिर में पैसा बोलता है। तो देखते रहिए जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। पैसा बोलता है।